अदनान और मदीहा की कार मॉल पहुंची तो सब पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। कबीर भी वही आ गया था। दरअसल उसे अजहर ने कॉल कर बुलाया था। अदनान पहले खुद कार से उतरता है और फिर मदीहा को ठीक से उतारकर उसका हाथ पकड़कर सबके पास आता है। तो कबीर पूछता है, भाई इतना टाइम कौन लगाता है, कब से इंतजार कर रहे हैं? फिर मदीहा को देखकर मुस्कुराते हुए, और क्यूटी पाई कैसी हो तुम? मदीहा उसके अपनेपन पर मुस्कुरा देती है, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही अदनान की गहरी आवाज कबीर के कानों में आती है, जो कह रहा था, मदीहा नाम है उसका तो बेहतर होगा कि तुम वही बुलाओ, समझे? और हाँ, उसके साथ ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर कबीर हंसते हुए कहता है, यार हद है, उसके लिए भाई जैसा हूं मैं। अदनान उसे घूरते हुए, उससे ज्यादा कुछ तुम हो भी नहीं सकते। इतना कहकर वो मदीहा का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाने लगता है और कबीर नागवारी में सिर हिला देता है और सब उसकी हालत पर हंस देते हैं, क्योंकि अदनान के मिजाज ही ऐसे थे। उसे मदीहा के आसपास कोई नहीं पसंद था, पर उसकी इस पॉजेसिव में मदीहा का कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी सब लोग भी अंदर जाते हैं और अपनी अपनी शॉपिंग करने लगते हैं। मदीहा भी सोफिया, उम्मीद और यास्मीन के साथ गर्ल्स सेक्शन में चीजें देख रही थी। अदनान भी कुछ दूर पर खड़ा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसे इन सब में को खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा से काफी महंगी ब्रांड्स की चीजें यूज करता था, जो ऐसे ही नहीं मिल जाती थी बल्कि कस्टमाइज्ड बनवाना पड़ता था। फिलहाल तो वो बस मदीहा के लिए यहाँ आया था, पर आसपास की सारी लेडीज और फीमेल वर्कर की नजरें उसी पर थी। वो था ही इतना दिलकश। एक वर्कर मदीहा को कुछ ड्रेसेस दिखा रही थी और मदीहा भी चुपचाप उनमें से पसंद कर रही थी। तभी अदनान उसके पास आकर बिल्कुल बगल में खड़ा हो जाता है। मदीहा एक नज़र उसे देखती है, फिर उसे नज़रअंदाज कर एक स्काई ब्लू कलर का सूट उठाते हुए उस वर्कर से कहती है, मुझे यह पसंद है, मैं इसे ट्राई करूंगी। वर्कर मुस्कुराते हुए, जी मैम, श्योर, आई थिंक दिस साइज विल फिट यू वेल, इट्स एक्स्ट्रा स्मॉल। उसकी बात पर मदीहा कुछ कहती उससे पहले ही अदनान कहता है, नहीं, यह साइज फिट नहीं होगा, इससे बड़ा चाहिए। उसकी बात सुनकर मदीहा चिढ़ते हुए कहती है, मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल ही फिट होगा, आपको कुछ नहीं पता, यह मेरी बॉडी है, इसलिए चुप रहिए। अदनान उसे चिढ़ता देख मुस्कुरा कर कहता है, मैं कह रहा हूं ना, यह फिट नहीं होगा, आई एम योर हस्बैंड, आई नो। मदीहा उस वर्कर के हाथ से ड्रेस लगभग छीनते हुए कहती है, अब तो मैं इसे ही ट्राई कर आऊंगी। इतना कहकर वो उस ड्रेस को लेकर पैर पटकते हुए वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है और अदनान मुस्कुराते हुए उसे देखता रह जाता है, जैसे उसे पता हो आगे क्या होगा। कुछ देर बाद मदीहा मुंह बनाते हुए उस ड्रेस को लेकर वापस आती हैं और उस वर्कर को देते हुए मासूसी से कहती है, इससे एक बड़ा साइज चाहिए। अदनान की मुस्कुराहट उसके इस जुमले पर और बड़ी हो जाती है और उसे हल्का सा उसकी तरफ झुककर उसके कान में बेहद फ्लर्टिंग टोन में कहता है, कहा था ना, यह तुम्हारा फिट नहीं है, शौहर हूँ तुम्हारा, तुम्हारे सारे साइजेस की खबर है मुझे। मदीहा झेंपते हुए जरा दूर होने की कोशिश करते हैं, कुछ भी मत बोलिए। अदनान, अच्छा, 30, 28, 34। यह सुनकर वो हैरान आंखों से उसे देखती है, क्योंकि यही उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट था। अदनान की बातें सुनकर उसके हाल बिल्कुल गुलाबी हो गए थे और उसे ऐसे चुप देखकर वो आगे कहता है, अब यकीन हुआ या और डिटेल्स में बताओ? मदीहा उससे दूर होते हुए घबराकर, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसे ऐसे घबराते देख अदनान भी आगे कुछ नहीं कहता। वही वो वर्कर शुरू से ही उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे वो दोनों किसी डिस्नी कपल की तरफ लग रहे थे। वो उस ड्रेस का एक बड़ा साइज पैक कर मदीहा को देती है, तो उसके लेने से पहले अदनान उसे ले लेता है और मदीहा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगता है और बेचारी मदीहा को भी उसके पीछे पीछे आना पड़ता है। वो दोनों अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि अदनान की नज़र एक बहुत ही लाविश और रिच शूज स्टोर पर जाती है और एक पल को उसकी आंखें चमक जाती है और वो मदीहा का हाथ मजबूती से थामकर उस तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। मदीहा, कहाँ जा रहे हैं हम? सोफिया और यास्मीन दूसरी तरफ है। पर वो बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए उस स्टोर में आता है, तो वो भी अब चुपचाप उसके साथ चलने लगती है। अदनान वही रखें एक रैंक में बहुत खूबसूरत सी वाइट सैंडल्स की तरफ इशारा करते हुए एक वर्कर से कहता है, वी वांट दैट।
उसकी बात सुनकर मदीहा की नजरें भी उस सैंडल पर जाती है और जैसे ठहर जाती है वो थी ही बहुत खूबसूरत थी और वो वर्कर भी उन्हें निकाल कर उसके पास आता है और बड़े अदब से कहता है, मैम आप फिट ट्राई कर लीजिए। उसके कहने पर मदीहा एक नज़र अदनान को देखती हैं और पीछे लगे सोफे पर बैठ जाती है और वो वर्कर जैसे ही मदीहा को सैंडल पहनाने के लिए झुकता है, अदनान बीच में ही अपनी सख्त आवाज में उसे रोकते हुए कहता है, स्टॉप, आई विल डू दैट। इतना कहते हुए वो उस लड़के के हाथ में से सैंडल लेकर खुद मदीहा को पहनाने लगता है तो मदीहा फौरन अपना पैर पीछे करते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं? ऐसे आप मेरे पैरों को कैसे चट कर सकते हैं? बड़े हैं आप। अदनान उसके पैरों को अपनी तरफ करते हुए उनमें सैंडल्स पहनाते हुए कहता है, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजार सकता हूँ, अभी मेरी मोहब्बत से ठीक से वाकिफ कहाँ हो तुम? फिर उसकी सैंडल का स्ट्रैप लगाते हुए आगे कहता है, जो बीवियां होती है ना उन्हें हमेशा सिर पर बिठाकर रखा जाता है, उनके नखरे उठाए जाते हैं और मैं भी वही कर रहा हूँ। दुनिया के लिए मैं भले ही अदनान सिद्दीकी हूँ पर तुम्हारे लिए मैं सिर्फ तुम्हारा अदनान बनकर रहना चाहता हूँ। अब तक वो उसे सैंडल्स अच्छे से पहना चुका था और मदीहा खोई हुई सी उसे निहार रही थी। कितनी गहरी बातें करता था वो। अदनान कंफर्टेबल? मदीहा उसकी आवाज से होश में आती है और हाँ मैं सिर हिलाती है तो अदनान वर्कर को उसे पैक करने का कहकर वहां से मदीहा को लेकर चला जाता है। वो लोग अभी जा ही रहे थे कि अदनान का फोन बजा तो वो मदीहा को सोफिया के पास जाने का कहकर साइड में बात करने चला गया। इधर मेंस सेक्शन में रियान को एक हुडी पसंद आती है। वो उसे उठाने वाला होता है कि पहले ही कोई उसे उठा लेता है। यह देखकर वो जब सामने देखता है तो यह यास्मीन थी। रियान चिढ़ते हुए, मेरी हुडी वापस करो। यास्मीन, ओह रियली? तुम्हारी पर मुझे तो तुम्हारा नाम कहीं नहीं दिख रहा इस पर। रियान गुस्से में, मैंने पहले उसे पसंद की थी, इधर दो मुझे। यास्मीन, तुमने पसंद की थी या नहीं की थी इससे फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल यह मेरे हाथ में और मैं इसे खरीद रही हूँ, समझे? रियान, पहली बात तो यह मेंस सेक्शन है तो यह कपड़े हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, समझी? यास्मीन, अच्छा पर यह बताओ कि कौन से साइंटिस्ट ने कहा है कि औरतें मर्दों के कपड़े नहीं पहन सकती? और देखो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान से बहस करने का, मुझे यह पसंद आई है और मैं यह ले रही हूँ। इतना कहकर वह उसे हड्डी को लेकर वहां से जाने लगती है कि रियान उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैंने कहा ना मुझे यह चाहिए, इधर दो। यास्मीन गुस्से में, नहीं दूंगी, क्या कर लोगे? रियान, देखो चुपचाप दे दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यास्मीन, मैंने कहा ना, नहीं दूंगी। वह दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे कि तभी एक स्टाफ मेंबर उनके पास आते हुए बड़ी ही पोलाइटली कहता है, मैम यहाँ पर बहुत सारी और भी सेम डिजाइन में हुडी है, आप दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए वो वहीं पर रखी हुडीज की तरफ इशारा करती हैं। तो यास्मीन और रियान की नजरें भी वहां जाती है और उन्हें रियलाइज होता है कि वो दोनों फालतू में लग रहे थे। यास्मीन उस हुडी को रियान को देकर दूसरी हुडी उठाते हुए बाहर जाते हुए कहती है, यह लो, रख लो इसे। इतना कहकर उसे एक नज़र घूर कर वहां से चली जाती है। मदीहा सोफिया के पास कपड़े देख रही थी, तभी यास्मीन एक ड्रेस उसके पास लाकर एक्साइटेड होते हुए मदीहा से कहती है, मदीहा लुक एट दिस, तुम इसे ट्राई करो। उसकी बात सुनकर मदीहा उस ड्रेस की तरफ देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो मुंह बनाते हुए कहती है, पागल हो गई हो तुम, ऐसे कपड़े तो मैं जिंदगी में ना पहनूं। दरअसल वो ड्रेस थी ही कुछ ऐसी वाइट कलर की साटन ड्रेस जिसमें स्लीव्स की जगह स्ट्रैप्स थी और वो इतना बैकलेस था कि उसमें किसी की पूरी पीठ दिख रही थी और जिगजैग डिजाइन था, साथ में एक थाइज के पास का कट। वो ड्रेस बेहद हॉट और सेक्सी लग रही थी। यास्मीन, अरे अब तुम मैरिड विमेन हो, जरा अपने शौहर का भी सोचो, पागल हो जाएंगे वो तुम्हें ऐसे देखकर, बवाल लगोगी तुम बिल्कुल। सोफिया उसका साथ देते हुए, हाँ मदीहा भाई के भी अरमान होंगे कुछ, वो सच में पागल हो जाएंगे तुम्हें देखकर, एटलीस्ट ट्राई तो करो। मदीहा ना में सिर हिलाते हुए, कभी नहीं, यह मुझे कवर कम और एक्सपोज ज्यादा करेंगी और उनके सामने तो मैं अभी तक ठीक से बिना दुपट्टे के भी नहीं रहती, यह पहनने सामने से पहले मर ना जाऊं मैं। उसके इनकार पर यास्मीन सोफिया को आंखों ही आंखों कुछ इशारा करती है तो वो उसके इशारे को समझते हुए कहती है,
अरे यार अच्छा ठीक है भाई के सामने मत जाना पर कम से कम एक बार पहन कर तो देखो, बिल्कुल डॉल की तरफ लगोगी, मेरा मन है तुम्हें इसमें देखने का, प्लीज एक बार। मदीहा, नहीं मैं नहीं पहनूंगी, मुझे शर्म आ रही है, बस इस ड्रेस को देखने में भी पहनना तो दूर की बात। यास्मीन, अरे यार एक बार पहनो तो, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मत पहनना ओके। इतना कहकर वो दोनों उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती ड्रेस थमाकर चेंजिंग रूम में भेज देते हैं और उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। वही उसके जाने के बाद यास्मीन कहती है, अब इसे भेज तो दिया, अब तुम्हारे भाई को कहाँ से लाएं डॉट। सोफिया मुस्कुराते हुए, बस देखती जाओ। इतना कहकर वो वहां से जाती है तो यास्मीन भी जल्दी से उसके पीछे जाती हैं। इधर अदनान फोन पर बात कर चुका था और फिलहाल मदीहा को ही ढूंढ रहा था, तभी उसकी नज़र अपनी तरफ आती सोफिया और यास्मीन पर जाती है, पर मदीहा को वहां ना देखकर उसकी आंखें सख्त हो जाती है और वो पूछता है, कपकेक कहाँ है डॉट। यास्मीन एक नज़र सोफिया को देखती हैं तो सोफिया आगे कहती है, भाई वो दरअसल मदीहा चेंजिंग रूम में लॉक हो गई है और वो आपको ही बुला रही है, आप जाइए। उसकी बात सुनकर अदनान बिना कुछ और पूछे तेजी से ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाता है। इधर मॉल में ही दूसरी तरफ मिर्जा किसी पॉलिटिकल चैरिटी फंक्शन को अटेंड करने आया था। वो चाहता तो नहीं था आना, पर इलेक्शंस के कारण उसे आना पड़ा। पवन भी उसके पास उसकी चेयर के पीछे ही खड़ा था। कुछ देर तक वो फंक्शन चला और उसके खत्म होने के बाद मिर्जा वहां से जाने के लिए उठने लगा तो पवन हल्का सा झुककर उसके कान में कहता है, सर हम ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ कुछ लोगों से मिलना जरूरी है, इलेक्शन नजदीक है, अगर जान पहचान नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। उसकी बात सुनकर मिर्जा मजबूरी में दांत पीसते हुए वहां बैठ गया। यकीनन वो चाहता नहीं था वहां रुकना, क्योंकि यह चैरिटी एंड ऑल, यह सब तो दान का काम है और उस जैसे दानव को कहाँ यह सब समझ आता। कुछ देर सबसे मिलने के बाद वो पवन के साथ वहां से निकलने लगा और पवन भी तेजी तेजी उसकी पीछे चलने लगा। वो चलते चलते ही कहता है, कुछ पता चला उस लड़की का डॉट। पवन जरा घबराते हुए, नहीं सर हम कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ है, कौन है, पर हम जल्दी ही पता कर लेंगे। उसके जवाब पर मिर्जा के कदम रुक जाते हैं और वो उसे घूरते हुए कहता है, पिछले 10 दिन से मैं यही सुना रहा हूँ, एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही, तुमसे एक बात याद रखना, जान से मार दूंगा तुम्हें अगर वो नहीं मिली तो। उसकी धमकी सुनकर पवन डर के मारे खामोश हो गया और मिर्जा भी एक नज़र उसे देखकर आगे चलने लगा। तभी कुछ सोचकर वो फिर कहता है, और केस के क्या हाल है डॉट। पवन, सर परसों फर्स्ट हायरिंग है। मिर्जा टेढ़ा मुस्कुराते हुए, होने दो, जब जिहान यहाँ है ही नहीं तो केस का बनेगा ही क्या। अब उस बेवकूफ को कहाँ इल्म था कि उसका पाला पड़ा किससे है। वो लोग अभी 3 फ्लोर पर ही थे कि मिर्जा का फोन बजा तो वो साइड में जाकर कॉल पिक करता है। यह वही फ्लोर था जहां मदीहा, अदनान, सोफिया, उम्मीद, रियान, अजहर और कबीर थे। क्या होगा इन सब की जिंदगियों में जो अभी तो काफी सुलझी हुई लग रही है, पर क्या ऐसे ही सुलझी हुई रहेगी या आएंगे तूफान। क्या मदीहा अपने पास्ट से लड़कर अदनान की मोहब्बत और अपने जज्बात समझ पाएंगी डॉट, या फिर अदनान की मोहब्बत रह जाएंगी अधूरी हमेशा के लिए। जानने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस पढ़ते रहना है। और हाँ, मेरी स्टोरी की रेटिंग जरा बढ़ा दो, पता चले पॉकेट FM नॉवल वाले मेरी स्टोरी ही बंद कर दे। अब देखो ऐसा होता है या नहीं पता नहीं, पर हो भी सकता है। ऊपर से मेरी स्टोरी की रेटिंग इतनी गिर गई है। जिन लोगों ने रिव्यू दे दिए हैं वो तो ठीक है, पर जिन्होंने नहीं दी भाई रेटिंग ही दे दो। अदनान लंबे लंबे कदम लेकर चेंजिंग रूम की तरफ आता है और बिना किसी छिछक के सीधा दरवाजा खोल देता है, और जैसे ही उसकी नज़र अंदर जाती है बस वहीं ठहर जाती है। सामने वो लड़की खड़ी थी जो सुबह सुबह बिना मुंह धोकर भी उसके सामने खड़ी हो जाए तो वो उसे इस दुनिया जहां की सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत लड़की लगती थी। पर आज तो बात ही अलग थी। उसके सामने उसकी बीवी एक वाइट कलर के गाउन में खड़ी थी जो बिल्कुल उसकी बॉडी से चिपका हुआ था और उसके शानदार कर्व्स को और एनहांस कर रहा था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी और उस ड्रेस का बैक पूरी तरह बैकलेस था, जिसके कारण उसकी नज़र सीधा उसकी पीठ पर बने उस तिल पर जाकर रुक जाती है और उसे अचानक गर्मी महसूस होने लगती है और बेख्याली में ही आहिस्ता से चेंजिंग रूम के अंदर आता है और आहिस्ता से डोर लॉक करता है।
मदीहा का ध्यान उस पर नहीं था, वो अभी भी खुद को देख रही थी। दरअसल उसे सामने लगे आईने में खुद को देखने में बेहद शर्म आ रही थी, पर बेचारी को खबर नहीं थी कि जिससे शर्म व हया के कारण वो बिना दुपट्टे ठीक से बात नहीं कर सकती, वो भी उसे ही देख रहा है और उसकी तरफ बढ़ भी रहा है। मदीहा खुद से बड़बड़ाते हुए, या अल्लाह मुझे खुद से शर्म आ रही है यह पहनकर। और यास्मीन औरत सोफिया चाहते थे कि मैं उनके सामने यह पहनूं, मरना जाती में इससे अच्छा पता नहीं लोग क्या क्या पहनते हैं। ऊपर से यह ना जाने कैसी ड्रेस है, छुपा कम रही है दिखा ज्यादा रही हैं। वो ऐसे ही बड़बड़ाते हुए कुछ ना कुछ कहन जा रही थी, तभी उसे एक बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम की स्मेल आती है और इस स्मेल को पहचानते हुए वो तुरंत सिर ऊपर कर देखती है तो उसे आईने के रिफ्लेक्शन में अदनान दिखता है, जो अब तक उसके बिल्कुल नजदीक आ गया था और उसे देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। वो घबराते हुए कहती है, आप यहाँ। अब तक अदनान उसके नजदीक आ गया था। वो पलटकर उसकी तरफ देखती है तो वो मदहोशी भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसकी नजरों से घबराते हुए वो एक कदम ही पीछे हुई थी कि अदनान उसकी कमर में हाथ डालकर उसे तेजी से अपनी तरफ खींचता है और वो नाजुक सी लड़की सीधा उसके चौड़े सीने से जा लगती है। उसकी मजबूत आगोश में वो नाजुक सी खरगोश लग रही थी उस सफेद ड्रेस में। मदीहा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, आप जाइए, यस गर्ल्स ड्रेसिंग रूम है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ आप। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अदनान उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे शांत कर देता है और उसकी छुअन से जैसे वो कांप उठती है। अदनान उसे एक झटके के साथ ड्रेसिंग रूम की वॉल से लगाकर अपनी मजबूत बॉडी लगभग उसकी नाजुक सी बॉडी पर प्रेस करते हुए मदहोशी से कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो छोटी सी लड़की जिसे मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ वो ऐसी भी लग सकती है। यू आर लुकिंग एक्सट्रीमली हॉट कपकेक, आई मस्ट हैव टू से यू हैव ग्रोन अप ग्रेसफुली। यह कहते हुए वो उसके होठों को अपने अंगूठे से सहला रहा था और उसके एक एक शब्द पर मदीहा शर्म से डूबी जा रही थी। अदनान उसके ऊपर जरा और झुकते हुए कहता है, पता है अभी मेरा मन चाह रहा है कि तुम्हें खा जाऊं। यू आर लुकिंग सो टेस्टी लव। मदीहा की सांसें उसके इस जुमले पर बहुत तेज हो जाती है और उस ड्रेस का गला बड़ा होने के कारण उसका सीना ऊपर नीचे होते हुए और अच्छे से महसूस हो रहा था। जब अदनान की नज़र उस पर जाती है तो मदीहा उसकी नज़रों का पीछा करते हुए देखती है तो घबराते हुए फौरन अपने हाथों से खुद को कवर करती हैं। यह देखकर वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, यू आर सच अ बैड गर्ल कपकेक, एटलीस्ट लेट मी हैव अ लुक। मदीहा गुस्से और शर्म से लाल हुए चेहरे के साथ कहती हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए यहाँ से, कितनी गंदी बात है आप बिना परमिशन चेंजिंग रूम में आ गए हैं। अदनान उसके गुस्से में फूलों लाल गालों पर बेबी किस करते हुए कहता है, अच्छा हुआ ना कि मैं यहाँ हूँ, इतना अच्छा व्यू जो मिस नहीं किया मैंने, कसम से एकदम बवाल लग रही हो। मदीहा, आप वाकई बहुत बेशर्म है। अब देखिए जाइए यहाँ से, मैंने यह ड्रेस सोफिया और यास्मीन के कहने पर पहनी उन्हें दिखाने के लिए और आप बेगैरतों की तरफा धमके हैं। उसकी बात सुनकर अदनान जो अभी तक शांत था उसका चेहरा एकदम काला पड़ जाता है। यह ख्याल भी कि उसके अलावा कोई और उसकी कपकेक को ऐसे देखता इन कपड़ों में अदनान को अपनी सोच में गवारा नहीं था, फिर चाहे वो उसकी बहन या फिर मदीहा की दोस्त ही क्यों ना हो। वो उससे दूर होकर अपनी सख्त नज़रों से उसे देखते हुए पूछता है, तुमने किसके लिए पहनी थी यह ड्रेस? उसके एकदम बदले बिहेवियर पर वो एक पल को चौंकी भी थी और घबराई भी थी, पर फिर जरा शांत होते हुए कहती है, वो सोफिया और यास्मीन चाहते थे कि मैं इसे ट्राई करूं तो। इसके आगे के शब्द उसके हलक में ही रह गए क्योंकि अदनान ने अपने सख्त होंठ उसके मुलायम होठों पर रख दिए थे और वो बस उसे चूमे जा रहा था। यह किस उसकी बाकी किसेस की तरफ सॉफ्ट और पैशनेट नहीं थी, बल्कि यह किस बेहद रफ और डोमिनेटिंग थी, जैसे वो उसे कुछ एहसास कराने की कोशिश कर रहा था, शायद यह कि वो उसकी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी। कुछ देर तक उसे ऐसे ही किसी करने के बाद जब वो उससे दूर होता है तो वो अब लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल बाद जब वो शांत होती है तो उसके आनों में अदनान की सख्त आवाज आती है, मेरे अलावा तुम्हें ऐसे देखने का हक किसी को भी नहीं है, तो खबरदार जो आगे से ऐसा कुछ किसी को दिखाने के लिए पहना तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? उसके गुस्से को समझते हुए वो घबराते हुए फौरन हाँ में सिर हिलाती है तो वो जरा शांत होकर आगे कहता है,
और हाँ, अब जब तक तुम तैयार ना हो खुद को मुझे सौंपने के लिए तब ऐसा कुछ भूल कर भी मत पहनना तुम्हें। आज ऐसा देखकर मैंने खुद को संभाल तो लोया, पर आगे कभी शायद ना संभाल पाऊं। आखिर मर्द हूँ, अपनी पसंदीदा औरत को ऐसे देखकर मेरा बेहकना जायज है, तो याद रखना आज के बाद तुम मुझे ऐसे ना दिखो, समझी। यह कहकर वो बेहद प्यार से उसका माथा चूमकर वहां से चला जाता है और मदीहा बस खुद में सिमटी खड़ी रह जाती है। उसे ना जाने कितना वक्त लगता है खुद को वापस रिलैक्स करने में। वो अभी उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां खुद पर काबू रखना बड़ा मुश्किल था। एक हल्के से टच से वो कांप जाती थी, पर यहाँ तो अदनान इतना गहरी बातें करता था उससे। खुद को कुछ देर बाद शांत कर वो जल्दी से अपने कपड़े बदलती है और उस ड्रेस को लेकर बाहर जाती है। उसे अदनान वहां आसपास कहीं नहीं दिखता तो वो और आगे जाने लगती है, पर इस बीच उसे सोफिया और यास्मीन पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कहीं ना कहीं यह सब कुछ उन्हें दोनों की मिली भगत होगी। वो अभी गुस्से में आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक किसी से टकरा जाती है और उसके हाथ में पड़ी वह ड्रेस नीचे गिर जाती है। वो चिढ़ते हुए उसे उठाने लगती है, वही जिससे वो टकराई भी वो एक टक उसे ही देख रहा था। यह मिर्जा था जो अभी अभी फोन से बात कर बिना सामने ध्यान दिए आ रहा था। मदीहा वापस खड़ी होते हुए हल्के गुस्से में कहती है, अल्लाह ताला ने फालतू में आंखें दी है, क्योंकि लोगों को तो इन्हें इस्तेमाल ही नहीं करना। यह कहते हुए उसकी नज़र सामने खड़े मिर्जा पर जाती है जो उसे ही देख रहा था, तो उसे पहचानते हुए वो खुद दोबारा जरा हैरान होकर गुस्से के साथ कहती है, आप प्रॉब्लम क्या है आपकी? उसे दिन रॉन्ग साइड से आ रहे थे, आज देखकर नहीं चल रहा है। यह सारी जमीन और यह सारा मोल आपका तो है नहीं, जो यहाँ कोई और नहीं है, इतने सारे लोग हैं। जरा सामने देखकर तो चलिए, कम से कम जब आप ठीक से चल नहीं सकते तो देश क्या संभालेंगे? गलती से अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गए ना तो पूरा देश बेच देंगे। वो एक के बाद एक उसे सुना रही थी, या यूं कहो सोफिया और यास्मीन का गुस्सा भी उस पर निकाल रही थी, पर वो खोई हुई आंखों से उसे ही देख रहा था। जब वो कुछ नहीं बोलता तो वो चिढ़ते हुए कहती है, आप पागल है क्या? या कुछ सुनाई नहीं देता आपको? वो अभी भी कुछ नहीं कहता। मदीहा उस पर और गुस्सा करती, तभी उसे उम्मीद की आवाज आती है जो जरा दूर से उसका नाम लेकर उसे ही पुकार रही थी। तो वो एक नज़र मिर्जा को देखकर वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद मिर्जा खुद से कहता है, ओह तो मदीहा नाम है तुम्हारा, जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। इतना कहकर वह वहां से निकल जाता है। इधर मदीहा भी बाकी सब के पास आती है तो सब वही थे। अदनान सब के लिए पेमेंट करता है और सारा सामान उनके घर डिलीवर कराने का कहकर मदीहा का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है। बाकी सब लोग भी उनके पीछे जाते हैं, क्योंकि अब घर जाने का वक्त था। वक्त जैसे तेजी से बीता और एक दिन और निकल गया, पता भी नहीं चला। आज कोर्ट हायरिंग का दिन था। अदनान अभी तैयार ही हो रहा था, मदीहा उसके पीछे खड़ी उसे ही देख रही थी। वो तैयार होकर अपनी टाई लेकर उसके पास आता है तो वो फौरन उसके हाथ से टाई लेकर बेड पर चढ़ जाती है और उसे टाई पहनाने लगती है। दरअसल यह उनका रूल था, शादी के पहले भी जिस दिन अदनान की हायरिंग होती थी या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट, उस दिन मदीहा ही उसे टाई बांधती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी कपकेक उसके लिए लकी है। मदीहा अभी टाई बांध ही रही थी कि तभी अदनान कहता है, अपना ख्याल रखना और जब तक मैं घर न आऊं क्यों शैतानी नहीं समझी। मदीहा उसकी टाई की नोट कसते हुए, आप विदेश नहीं जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, इसलिए कह तो ऐसे रहे हैं जैसे बहुत बड़े वर्ल्ड टूर पर जा रहे हो। अदनान उसे कमर से पकड़कर बेड से नीचे उतारते हुए कहता है, क्या करें, इतनी देर भी किसी शैतान बच्चे को घर पर छोड़ना मुश्किल है। मदीहा चिढ़ते हुए, क्या मतलब कि बच्चे? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम 18 नाउ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। अदनान हल्का सा झुककर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, तुम चाहे 18 की हो या 80 की, मेरे लिए मेरी बीवी बाद में और मेरी बच्ची जैसी पहले हो, समझी। मदीहा, वह क्या है ना, आपकी उम्र इतनी हो गई है कि आपको अपने आसपास सब बच्चे ही लगते हैं, समझ सकती हूँ मैं, होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। उसकी बात सुनकर वो उसे घूरते हुए एक नज़र देखता है, फिर, तुम्हारी ज़बान ज्यादा नहीं चलने लगी आजकल, देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल डर खत्म हो गया है मेरा। मदीहा, अरे मैंने गलत क्या बोला? आप हमेशा मुझे बड़े लोगों की तरह ही तो डांटते रहते हो। फिर उसकी तरफ एक्टिंग करते हुए कहती है,
कपकेक यहाँ मत बैठो, कपकेक यह मत करो, कपकेक शैतानी नहीं करो, कपकेक यहाँ मत जाओ, कपकेक वहाँ मत जाओ, कपकेक इससे बात मत करो, कपकेक पढ़ाई करो, कपकेक यह कपकेक वो डॉट कपकेक कपकेक डॉट बस 24 घंटे डांटते रहते हैं आप मुझे बिल्कुल बड़े लोगों की तरफ। एक मेरी अम्मी और एक आप दोनों ही मेरी जिंदगी तबाह करते रहते हैं। अदनान हाथ बांधे मुस्कुराते हुए उसकी एक्टिंग देख रहा था। उसकी यह आदत बचपन से ही थी, वो हमेशा सबकी और उसकी खुद की भी शिकायतें उससे ही करती थीं। अदनान, हो गया, कितना बोलती हो तुम, और मैं तुम्हारे भले के लिए ही कहता हूँ, समझी, अब जाना है मुझे तो चलो बाएं। यह कहकर वो वहां से जाने लगता है तो मदीहा कुछ सोचकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और जरा हिचकिचाते हुए कहती है, वो मैं कह रही थी कि। अदनान, क्या डॉट? मदीहा कुछ सोचकर अपनी एड़ियों के बल खड़े होकर उसके गाल पर किस करती हैं और तेजी से बाहर जाते हुए कहती है, बेस्ट ऑफ लक। इधर अदनान जैसे अपनी जगह पर जम सा गया था, उसे यकीनन इसकी उम्मीद नहीं थी। कुछ देर बाद उसे जब एहसास होता है कि यह कोई ख्वाब नहीं है तो वो आहिस्ता से अपने गाल पर हाथ फेरता है जहां उसकी बीवी अभी चूम कर गई थी और खुद से ही कहता है, पागल डॉट। फिर वो भी वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद अदनान की लक्जूरियस कार कोर्ट के आगे आकर रुकती है। वो बड़े रोब के साथ बाहर निकालता है और अंदर जाने लगता है। इस वक्त उसने वाइट शर्ट, ब्लैक कोट पैंट और ब्लैक टाई लगाई हुई थी और वो बेहद हॉट और हैंडसम लग रहा था। ऊपर से उसकी ब्राउन आंखों पर वो काला चश्मा, उफ माशाल्लाह। वो जैसे ही कार से बाहर निकलता है आसपास की मीडिया उसे घेर लेती है। अब इलाज में था जिहान का मिर्जा का भाई होना उसे अपने आप ही फेमस कर रहा था और अदनान इतने बड़े लोगों के खिलाफ अकेले केस लड़ रहा था। यह कोई छोटी बात नहीं थी, कहने को तो उसका नाम खुद बहुत बड़ा था, पर फिर भी एक पॉलिटिशियंस के खिलाफ केस लड़ना एक बड़ी बात थी। एक रिपोर्टर आगे आकर पूछता है, सर आप बिना किसी डर के यह केस लड़ने के लिए राजी हो गए, क्या आपको धमकियां नहीं मिली? डॉट। दूसरा रिपोर्ट, सर क्या आपको मिर्जा गाजी के अपोजिशन पार्टी से पैसे मिले हैं यह केस लड़ने के लिए? डॉट। तीसरा रिपोर्टर, सर क्या आपने पास कोई सबूत है भी? डॉट। अदनान बड़े इत्मीनान से सब सुन रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ। और रही बात मुझे रिश्वत देने की, तो इतना तो आप भी जानते हैं कि कोई अभी इतना पैसा नहीं छाप पाया है कि अदनान सिद्दीकी को खरीद पाए। और रही बात सबूतों की, तो वो मैं आपको पेश नहीं करूंगा, समझते? डॉट। इतना कहकर वो सबको एक नज़र घूरकर अंदर चला जाता है। वो अंदर आता है तो वहां जैद और लखन अपने सारे परिवार के साथ पहले से ही मौजूद थे। वो सब मिलकर अंदर कोर्ट रूम में जाते हैं। यहाँ मिर्जा अपने असिस्टेंट पवन और वकील मिस्टर सुरेश बजाज के साथ पहले ही मौजूद थे। सुरेश बजाज एक 55 साल के शख्स थे जो काफी फेमस थे, पर उन्हें अदनान से हमेशा जलन होती थी क्योंकि वो इतनी कम उम्र पर इतने बड़े मुकाम पर था जहां पर वह शायद कभी पहुंच भी नहीं पाते। कुछ ही देर में वहां जज साहब आते हैं और केस शुरू होता है। सबसे पहले डिफेंस लॉयर यानी कि मिस्टर बजाज कहना शुरू करते हैं, योर ऑनर, इस केस की कोई बुनियाद ही नहीं है क्योंकि जिन पर इल्जाम लगाया गया है वो तो यहाँ है ही नहीं। जिहान गाजी तो पिछले 2 महीनों से न्यूयॉर्क में MBA की डिग्री के लिए गए हुए हैं। जज साहब, अगर ऐसा है तो इतना साधारण आदमी जो मध्यम वर्ग से भी नहीं है, वो अपनी बेटी के रेप का इल्जाम इतने बड़े आदमी पर क्यों लगाएगा? डॉट। मिस्टर बजाज, सर इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो वजह है बदला लेने की। दरअसल लखन जो मिर्जा साहब के लिए काम करता था, उसने एक दिन उन्हीं के घर से सोने के कुछ जेवर चुराए, पर अफसोस वो पकड़ा गया और फिर क्या मिर्जा साहब ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने यह सब किया है। मैं इसे साबित करने के लिए अपने गवाह मिस्टर पवन श्रीवास्तव को बुलाना चाहता हूँ। उनके कहने पर जज साहब उन्हें परमिशन देते हैं। पवन सबको सामने आकर जस्टिस बॉक्स में खड़ा होता है और एक सिपाही गीता पर हाथ रखकर उससे कसम खिलवाते हैं। तो मिस्टर बजाज पूछना शुरू करते हैं, तो बताइए क्या आपने देखा था लखन को चोरी करते हुए? डॉट। पवन, जी सर, मैंने खुद देखा था लखन को हीरो के हार और कुछ और सेवरात चुराते हुए, और जब मैंने मिर्जा साहब को बताया तो उन्होंने इसे कम से निकाल दिया और इसने धमकी भी दी थी कि हमें सबक सिखाएगा, पर हमने इतना सीरियस नहीं लिया। उसकी बात सुनकर लखन जो वही बैठा वो हैरान हो गया इतने सफेद झूठ पर, और वही खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं जज साहब, यह लोग झूठ बोल रहे हैं।
मैंने कोई चोरी नहीं करी, बल्कि मैंने तो अपनी ज़मीन इन लोगों को देने से मना कर दी थी, इसलिए इन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने कोई चोरी नहीं करी। उसकी बात सुनकर जज साहब कहते हैं, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। इस तरह आप कोर्ट की कार्रवाई में दखल नहीं डाल सकते, वरना हमें आपके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर लखन मासूसी से अदनान की तरफ देखता है, तो वो उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा करता है, तो वो भी वापस बैठ जाता है। मिस्टर बजाज, जैसे कि मैंने कहा था जज साहब, यह लोग सिर्फ पैसे ऐंठने के लालच में मेरे मुवक्किल को फंसाना चाहते हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ और लोगों को भी गवाही के लिए बुलाना चाहता हूँ, जिनमें से एक है मिसेस गरिमा, जो मोहिनी की ही क्लास टीचर है। उनके परमिशन मिलने पर मिसेस गरिमा वहां आती है और उनसे पूछताछ शुरू होती है। मिस्टर बजाज, क्या आप मुझे यह बता सकती हैं कि मोहिनी किस तरह की लड़की थी? मिसेस गरिमा, जी यह कहना तो नहीं चाहिए, पर उसका कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं था। लड़कों से बातें करने, उनके बीच रहना, पढ़ाई में तो बिल्कुल ध्यान नहीं था उसका। वैसे तो वो सिर्फ 16 साल की थी, पर अभी से ही कुछ ठीक चाल चलन नहीं थे उसके। मिस्टर बजाज, तो क्या यह मुमकिन है कि उसकी किसी के साथ शारीरिक संबंध हो? मिसेस गरिमा, जी यह बिल्कुल मुमकिन है। उनकी बातों में लखन जी और लक्ष्मी जी को बहुत आहत पहुंच रहा था। उनकी फूल जैसी पाक बेटी पर दुनिया आजमाने के लोग लांछन लगा यह थे जिसके लिए उन्हें इंसाफ चाहिए था, उसी के किरदार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। यह कैसा सिस्टम था जो शिक्षिका कल तक उनकी बेटी की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आज उनकी ही बेटी पर इल्जाम लग रही थी। मिस्टर बजाज, योर ऑनर, मुझे लगता है कि जरूर मोहिनी का किसी और के साथ चक्कर होगा और उसने किसी और के साथ मुंह काला किया था। उसके बाद जरूर उसे पछतावा हुआ होगा और उसने खुदकुशी कर ली। और रही बात जिहान गाजी की, तो यह देखिए, यह फ्लाइट इस बात का सबूत है कि वो तो 2 महीने पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। इतना कहकर वो फ्लाइट टिकट एक सिपाही को देते हैं, जो उन्हें जज साहब को देता है। इस बीच मिर्जा टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अदनान को देख रहा था, जिसने कुछ नहीं कहा था। वो बड़े आराम से वहां खामोशी से बैठा मिस्टर बजाज को देख रहा था। जहां मिर्जा को यह खामोशी अपनी जीत का सिग्नल लग रहा था, वहां वो इस बात से अनजान था कि यह तूफान से पहले की शांति है। मिस्टर बजाज ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए कई झूठे सबूत पेश कर दिए थे। अपने मतलब के लिए उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि वो एक नाजुक सी लड़की के किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लखन और लक्ष्मी के लिए यह सब कुछ बहुत दर्दनाक था, पर अदनान ने इशारे से उन्हें शांत रहने के लिए कहा। अभी तक मिर्जा को लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल उसके हिसाब से हो रहा है, क्योंकि अदनान आराम से खामोशी से बैठा हुआ था। मिस्टर बजाज, योर ऑनर, जैसे कि मैंने साबित कर दिया है कि लखन और उसका परिवार मेरे मुवक्किल को बस फंसाना चाहते हैं। इनकी खुद की बेटी का कैरेक्टर ठीक नहीं है और उसकी गलती को छिपाने के लिए इन्होंने एक मासूम शख्स पर इल्जाम लगाया। मैं चाहता हूं कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। वो अभी आगे कह ही रहे थे कि अदनान की गहरी आवाज वहां गूंजी, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। उसकी आवाज सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो वो खड़ा होकर मिस्टर बजाज के पास आकर कहता है, कहानी अच्छी सुनाई आपने, पर अफसोस प्रैक्टिकल नहीं है। और बात दूसरों को उनके कैरेक्टर के बारे में बताने की, तो आप खुद कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले तो है नहीं। मिस्टर बजाज, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि यह सबूत झूठे हैं? मिस्टर सिद्दीकी अदनान टेढ़ा मुस्कुराते हुए, मैंने तो ऐसे नहीं कहा। ऐसा तो आप कह रहे हैं। आपने अपनी दलील पेश की, मैंने खामोशी से सुनी, पर अब मेरी बारी तक आप आराम से बैठिए, क्योंकि अभी कुछ देर में आपका बीवी वैसे भी बढ़ने वाला है। उसकी बात सुनकर मिस्टर बजाज जरा घबराते हुए वहीं पास में रखी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और अदनान मिसेस गरिमा के पास जाकर पूजन शुरू करता है। तो मिसेस गरिमा, आपने कहा कि मोहिनी का ध्यान पढ़ाई में नहीं थी, राइट? उसकी आवाज से ही मिसेस गरिमा घबरा जाती है और हकलाते हुए कहती है, जी उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, सिर्फ लड़केबाजी में था। अदनान उनकी बात सुनकर वही टेबल पर रखे कुछ पेपर उठाता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो यह सारी मार्कशीट में फिर इतने अच्छे नंबर्स कहाँ से आए? यह मार्कशीट तो बिल्कुल रीसेंट रिकॉर्ड की है और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसके क्रॉस क्वेश्चन पर मिसेस गरिमा एकदम हड़बड़ा जाती है और हकलाते हुए कहती है, वो मैं
अदनान, अच्छा यह सब छोड़िए, मैंने आपकी बैंक अकाउंट की इंक्वायरी कराई तो पता चला कि 2 दिन पहले आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए डिपॉजिट हुए। आप बता सकती है वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि आपकी आमदनी इतनी तो नहीं है। यह सुनकर तो मिसेज गरिमा बिल्कुल घबरा जाती है, उनसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। अदनान मुस्कुराते हुए, खैर छोड़िए, मुझे पता है कहाँ से आए हैं, आप जा सकती थी। फिर जज को देखकर अदनान आगे कहता है, योर ऑनर, मैं मिस्टर पवन श्रीवास्तव को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। उसके कहने पर उसे अनुमति मिल जाती है और पवन कटघरे में आता है तो वो उससे पूछता है, मिस्टर पवन, आपकी पत्नी के नाम से आपका एक सीक्रेट अकाउंट है और ठीक 2 दिन पहले उसमें से 5 लाख रुपए किसी को ट्रांसफर किए गए हैं, आप बता सकते हैं वो पैसा किसको ट्रांसफर किया गया था? यह सुनकर पवन बिल्कुल सकपका जाता है, उससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए अदनान उनकी खामोशी देखकर आगे कहता है, मैं बताता हूँ, आपके उस अकाउंट से 5 लाख रुपए मिसेज गरिमा जी के अकाउंट में गए थे और इसके रिकॉर्ड्स है हमारे पास, आप बता सकते हैं कि आप उन पर इतने मेहरबान क्यों थे? पवन अटकते हुए कहता है, दरअसल वो पैसे मैंने नहीं, मिर्जा साहब ने ट्रांसफर करवाए थे। आप तो जानते हैं वो चैरिटी पर कितना भरोसा रखते हैं और मिसेज गरिमा से हमारी बात कुछ वक्त पहले हुई थी। उन्हें किसी फैमिली इशू के चक्कर में पैसों की सख्त जरूरत थी तो उन्होंने मिर्जा साहब से मदद मांगी और वह तो वैसे ही बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूं। अदनान, वाह चैरिटी एंड ऑल, आई एम सो इम्प्रेस्ड। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया, एक काम करते हैं, आपसे कुछ और पूछते हैं। यह बताइए कि जिहान गाजी कब न्यूयॉर्क गए थे? पवन, 2 महीने पहले 25 तारीख को। अदनान, ओ अच्छा, अगर वो 2 महीने से यहाँ नहीं है तो फिर 2 हफ्ते पहले पुरानी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर उन्होंने क्रेडिट कार्ड से अपनी कार का डीजल इंजन फिल कैसे कराया? क्योंकि वहाँ उन्हीं का क्रेडिट कार्ड उसे हुआ है जिसका पासवर्ड सिर्फ उन्हें पता था। और कितनी अजीब बात है ना, यह वही दिन था जब मोहिनी का बलात्कार हुआ था और उसका घर भी उस पेट्रोल पंप से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? उसके इस स्टेटमेंट पर पवन मिर्जा और मिसेज बजाज का चेहरा पूरा काला पड़ जाता है। मिर्जा गुस्से में मिस्टर बजाज को कुछ इशारा करता है तो वो फौरन खड़े होते हुए कहते हैं, योर ओनर, मिस्टर सिद्दीकी सिर्फ बातों को घुमा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड तो कोई भी यूज कर सकता है और हो सकता है उसका पिन बहुत लोगों को पता हो, और मैं पहले यह बात साबित कर चुका हूँ कि जिहान यहाँ नहीं है, तो इस केस को आगे बढ़ाना बिल्कुल इलॉजिकल है। अदनान, बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर बजाज, इस केस को आगे बढ़ाना बेफजूल है, इसलिए मैं अपने आखिरी गवाह के साथ इस केस को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। योर ओनर, इजाजत है? जज साहब हाँ में सिर हिलाकर उसे इजाजत देते हैं तो अदनान वही खड़े जैद को कुछ इशारा करता है और जैद वहां से चला जाता है। किसी को नहीं पता था कि अदनान क्या कर यहाँ है, पर तभी जैद किसी को लेकर आता है और वहां मौजूद सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। यह जिहान था। उसे देखकर सबसे बड़ा झटका तो मिर्जा को लगा था, अब भाई इतनी मेहनत से तो गायब किया था अपने भाई को उसने, पर उसे क्या पता अदनान उससे 10 कदम आगे था। जैद जिहान को लाकर कटघरे में खड़ा करता है। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे काफी टॉर्चर किया गया है। सब अभी हैरानी से उसे ही देख रहे थे कि अदनान कहना शुरू करता है, दरअसल जिहान कभी न्यूयॉर्क गया ही नहीं, बल्कि वो तो यहाँ से भागना चाहता था, पर फॉर्चुनेटली उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और अभी तक यह हमारी ही कैद में थे। अब यही आपको बताएंगे कि सच किया है और इनके भाई के कैसे इन्हें यहाँ से भागने की कोशिश की। यह कहकर वो एक नज़र जिहान को देखता है तो वो उसकी एक नज़र से पूरा कांप गया था। दरअसल पिछले दिनों अदनान ने उसे इतना टॉर्चर करवाया था कि वो सच बोलने के लिए मजबूर हो गया था। जिहान, मैं यह कबूल करता हूँ कि मोहिनी का बलात्कार मैंने ही किया था और उसके अलावा भी मैंने कई लड़कियों के साथ यह सब किया है। मुझे अपने किए का पछतावा है और मैं चाहता हूँ कि कोर्ट मुझे सजा दे। दरअसल उसे अब अदनान से इतने डर लग रहा था कि उसे लगा जेल के अलावा कोई और जगह उसके लिए सेफ नहीं होगी। अदनान, और आपकी भागने में किसने मदद की? जिहान, वो मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे बाहर भेजना का सोचा। उसकी यह बात सुनकर मिर्जा बुरी तरह बौखला गया था, क्योंकि उसे पता था अब उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म।
अदनान मुस्कुराते हुए, एंड हियर आई रेस्ट माई केस योर ओनर। उसकी इस मुस्कुराहट ने मिस्टर बजाज और मिर्जा को बुरी तरह जला दिया था। जज साहब, सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट यह फैसला लेता है कि जिहान गाजी को मोहिनी और कई लड़कियों के बलात्कार के जुर्म में उम्र कैद सुनाई जाती है और मिर्जा गाजी और उनके असिस्टेंट को कोर्ट को गुमराह करने के लिए 50,000 मुआवजा देना होगा। उनकी बात सुनकर लखन और लक्ष्मी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, साथ में आंखों में आंसू भी, क्योंकि उनकी बेटी को इंसाफ जो मिल गया था। वही मिर्जा अपनी आंखों से नफरत लिए एकटक अदनान को देख रहा था। कुछ पुलिस वाले जिहान को लेकर जाने लगते हैं, तभी उसकी नज़र एक पुलिस वाले की बंदूक पर जाती है और वो एक झटके में उस बंदूक को छीनकर जज पर तानते हुए बदहवास हालत में कहता है, छोड़ो मुझे कोई नहीं गिरफ्तार कर सकता। मैं सबको मार दूंगा। और साले बुढ़े, तू क्या सजा सुनाएगा मुझे? सबसे पहले तो तू ही ऊपर जाएगा, बड़ा आया जज बनने वाला। जिहान गाजी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि उससे पहले ही अदनान वही खड़े दूसरे ऑफिसर से गन छीनकर सीधा एक गोली चलाता है जो जिहान के सिर के बीचों बीच लगती है और वो वही ठेर हो जाता है और उसकी रूह उसके जिस्म से अलग हो जाती है। हुआ वहां जो अदनान ने कहा था। उसने कहा था कि वो सबके सामने, यहाँ तक कि मिर्जा के सामने उसे मारेगा, और उससे वही किया। वही मिर्जा की तो जैसे जान ही हलक में आ गई। जिस भाई से मैं इतनी मोहब्बत करता था, कुछ ही मिनटों में वो इस दुनिया से चला गया और उसे कुछ समझ पाने का मौका तक नहीं मिला। उस कोर्ट वाले इंसिडेंट के बाद 2 दिन ऐसे ही बीत गए। उस हादसे में जिहान की वही मौत हो गई थी और क्योंकि वो एक एक्सीडेंट था और उसे डिफेंस में मारा गया तो वो केस वही बंद कर दिया गया। लक्ष्मी जी और लखन को तो जैसे स्वर्ग मिल गया हो अपनी बेटी को इंसाफ मिलता देख, और उन्होंने अदनान के पैर पड़ लिए थे, पर उसने अपने फर्ज का कहकर उन्हें शांत कर दिया था और साथ में उनके बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठा ली थी। वही मिर्जा की जैसे जिंदगी ही पलट गई थी। भाई की भी मौत हो गई और उसका पॉलिटिकल करियर भी खराब हो गया है, और इसी के साथ उसके अंदर अदनान से बदला लेने की आग जल गई थी। अब उसे किसी भी कीमत पर अदनान की जिंदगी बर्बाद करनी थी। रात का वक्त। अदनान किसी केस के कारण आज लेट घर आया। जब वो आया तब 11 बजे रहे थे, इसलिए वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया, पर उसे मदीहा वहां नहीं मिली। वो जरा परेशान होकर बाथरूम और बाकी जगह देखता है, पर वो वहां भी नहीं थी। पर जब वो बालकनी में गया तो उसकी नज़र नीचे गार्डन में स्टेयर्स के पास बैठी मदीहा पर जाती है, जो आज कोई किताब नहीं पढ़ रही थी, बस खामोशी से बैठी थी। यह देखकर वो खुद भी नीचे चला जाता है। इधर मदीहा एक पतली सी शोल ओढ़े बैठीन सामने पेड़ों को देख रही थी। तभी कोई उसके बगल में बैठते हुए कहता है, क्या बात है, आज मेरा छोटा पैकेट इतना शांत क्यों है? व्हाट हैपेंड? वेट, कहीं कोई नया कांड तो नहीं किया तुमने? मदीहा अपने बगल में देखती है तो यह अदनान था। वो चिढ़ते हुए कहती है, आपको क्या पड़ी है? आप तो बस अपने काम में बिजी रहो, मेरी कहाँ फिक्र है। अदनान उसकी बात सुनकर इस बार जरा सीरियस होकर कहता है, आज तो कह दिया है, आइंदा ऐसा कभी ना कहना। मेरी जिंदगी में तुम सबसे ज्यादा कीमती हो, मेरी जिंदगी और मेरी सांसों से भी ज्यादा, समझी? नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड। किसी ने कुछ कहा है? मदीहा, कल रिजल्ट आने वाला है। अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे और अम्मी अब्बू को मेरे सारे कांड के बारे में पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर अदनान को याद आता है कि उसने तो कॉलेज से निकाल देने वाली बात झूठ बोली थी। वो बस उस वक्त उसके साथ जरा टाइम स्पेंड करना चाहता था तो यह बहाना मार दिया था। अदनान सीरियस होकर, पर तुमने इतने अच्छे से पढ़ाई करी है, सारे क्वेश्चंस तुमने सही करे थे अपने अकॉर्डिंग, तो जाहिर है मार्क्स अच्छे आएंगे, फिर क्यों घबरा रही है मेरी कपकेक? मदीहा अपने दुपट्टे को उंगलियों में लपेटते हुए, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। इतनी टेंशन तो मुझे तब भी नहीं होती थी जब मैं एग्जाम में कुछ नहीं कर आती थी। अदनान, वो तो तुम्हें फेल होने की आदत हो गई थी ना। उसकी बात सुनकर मदीहा हल्का सा उसकी बाजू पर मारते हुए कहती है, आप ना बहुत बुरे हैं, वैसे मोहब्बत की कस्में खाते हैं और हकीकत में मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। यह नहीं कभी मेरी तारीफ कर दे, बस मुझ में खामियां निकालना आता है आपको, चंगेज खान कहीं के। अदनान मुस्कुराते हुए, तारीफ तो मैं तुम्हारी कर दूं, पर एक मसला है। मदीहा नासमझी में, कौन सा मसला?
अदनान उसे छेड़ते हुए, अब तारीफ करने के लिए बंदे में कोई काबिलियत तो हो, तो मैं कोई काबिलियत है ही नहीं, क्या करूं मैं, मेरा कसूर कहाँ है। मदीहा उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखती हैं, फिर उससे थोड़ा दूर खिसकते हुए बैठकर नाराजगी से मुंह फेरते हुए कहती है, तो मैं नहीं मरी जा रही थी, आपसे शादी करने के लिए आप ही थे वो जो बड़े स्टाइल में घरवालों को कहकर आए थे, अगर शादी करूंगा तो मदीहा से ही करूंगा, तब क्यों नहीं दिखी मेरी खामियां कर देते, किसी परफेक्शनिस्ट से शादी कमी तो है नहीं आपको लड़कियों की। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्या करें अब वो उसका दिन पूरा ही नहीं होता था जब तक वो उसे छेड़ ना ले। अदनान की जैसे लव लैंग्वेज ही उसे रोस्ट और टीज करना था, जब तक वो उससे लड़ ना लेता या उससे आड़े टेढ़े मुंह ना बनते देख ले उसे सुकून नहीं मिलता। कुछ देर तक जब वो कुछ नहीं कहती और ना ही उसकी तरफ मुंह कर देखती है, तो अदनान कहता है, नाराज हूँ डॉट। मदीहा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, अरे नहीं नहीं, मुझ जैसी कनीज की कहाँ औकात जो आप जैसे जहांपनाह से नाराज हो जाऊं। अदनान, फिर बात क्यों नहीं कर रही डॉट। मदीहा, क्यों डॉट। ले आइए ना किसी परफेक्शनिस्ट को और उसकी आवाज में गज़लें सुनिएगा, मेरी फिजूल की बातें कहाँ पसंद आएगी आपको डॉट। अदनान मुस्कुराते हुए, ले तो आता पर क्या करूं, यह दिल तो तुम पर ही अटका रहता है, इसे तो सिर्फ तुम पसंद हो, कोई और कहाँ पसंद आ सकता है, इसे मोहब्बत जो करता है सिर्फ तुमसे, मेरे इस दिल को तुम्हारी खामियां किसी और की खूबियों से लाख गुना ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए जिंदगी में तो क्या जहन में भी किसी और का आना नामुमकिन है। मदीहा एक टक उसे देखें जा रही थी और उसे खुद को ऐसे निहारते देख वो पूछता है, क्या हुआ, क्या देख रही हूँ डॉट। मदीहा, देख रही हूँ आप तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती डॉट। मतलब मुझे आपका समझ नहीं आता, बेइज्जती भी इतनी अदब से करते हैं कि सामने वाला फ्लैट हो जाए, और कौन सी खामियां है मुझ में जरा बताइए, आज मैं भी तो सुनूं डॉट। अदनान, तुमने मेरे सारे इजहार में बस एक यही बात पकड़ी डॉट, और भी तो काफी कुछ कहा मैंने। मदीहा चिढ़ते हुए, रहने दीजिए आप, बस मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। अदनान, और जो इतनी मोहब्बत करता हूँ वो तो कभी नहीं दिखती तुम्हें। उसकी बात सुनकर वो जैसे झेंप गई थी, फिर बात बदलते हुए फौरन ताव में आकर कहती है, कितनी बातें करते हैं आप, कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है आपके मुंह पर टेप लगा दूं मैं। अदनान, जहन तो तुम्हारी हरकतें देखकर मेरा भी चाहता है तुम्हें चलते हुए पंखे से लटका दूं, पर अफसोस नहीं कर सकता, दिल के हाथों मजबूर हूं। उसकी बात सुनकर वो जरा झेंपते हुए कहती है, मैं खाना लगाती हूँ, आप थक गए होंगे ना, तब तक आप फ्रेश होकर आ जाइए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और अदनान उसे जाता हुआ देखकर खुद से कहता है, इसकी मोहब्बत ने तो पागल वैसे ही कर दिया है, जो बचा कुचा रह गया है वो इसकी हरकतें कर देंगी डॉट। यह कहते हुए वो वहां से चला जाता है फ्रेश होने। इधर सहर जी और शिफा जी के कमरे में शिफा जी कपड़े घड़ी कर रही थी, तभी उनकी नज़र सहर जी पर जाती है, जो काफी देर से कुछ परेशान लग रहे थे। यह देखकर वो पूछती है, क्या हुआ, आप बड़े खोए हुए लग रहे हैं, कोई मसला है डॉट। सहर जी एक गहरी सांस लेकर, वो दरअसल कल नाजिला आ रही हैं रूहान के साथ कुछ दिनों के लिए। उनकी बात सुनकर शिफा जी हैरानी से पूछती है, क्या डॉट, और आप अब बता रहे हैं डॉट। सहर जी, मुझे खुद थोड़ी देर पहले इत्तिला दी उसने। शिफा जी परेशान होते हुए वहीं बेड पर बैठकर, या अल्लाह अब क्या नया तमाशा खड़ा होगा, आप जानते हैं नाजिला बाजी मदीहा का निकाह रूहान से कराने के पीछे पड़ी थी, वो तो हम सब और नाजिया और जमाल अभी तक टाल रहे थे, पर देखना मैं बता रही हूँ वो अभी भी ऐसी ही कोई बात आकर करेंगी डॉट। आप मना क्यों नहीं कर देते उन्हें, हमने अभी अदनान और मदीहा के रिश्ते के बारे में खानदान में से किसी को नहीं बताया। सहर जी, कैसी बातें कर रही हो तुम, बहन है वो मेरी, चाचा चाची के इंतकाल के बाद वो कितना कम आती है यहाँ, मैं उसे मना नहीं कर सकता। खैर सबसे पहले तो मुझे कल बाकी सबसे और अदनान से बात करनी होगी, तुम जानती हो मदीहा को लेकर कितना पॉजिटिव है वो, इस हाल में रूहान का आना कहीं कोई बड़ा तमाशा खड़ा ना कर दे। उनकी बात सुनकर शिफा जी भी हामी भरती है, पर पता नहीं क्यों उन्हें लग रहा था कि तमाशा तो होगा। अगली सुबह
अदनान की आंख खुली तो उसे अपनी बाहों में एक नाजुक सा अक्स दिखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती। उसकी बीवी पूरे हक के साथ उसके सीने से लगी गहरी नींद में सो रही थी। उसने एक नज़र खड़ी को देखा तो अभी सुबह के 7 बज रहे थे, पर क्योंकि यह सर्दियों का दिन था, वो भी शुरू के जनवरी का महीना, तो सूरज निकलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि बाहर अभी भी काफी कोहरा था। वो एकटक अपनी बाहों में लिपटी उस मल्लिका को देख रहा था, जिसके बिना तो अब उसकी सांसें तक नहीं चलती। कुछ देर तक उसे निहारने के बाद वो हल्का सा उसका माथा चूमकर उससे दूर हुआ और उसे वापस अच्छे से सुलाकर खुद वहां से निकल गया। वो पहले फ्रेश हुआ और फिर नीचे आया तो सब बड़े अभी भी वही थे और जरा परेशान लग रहे थे। उसे आता देख सहर जी कहते हैं, अदनान अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, यहाँ आओ बैठो, जरा हमें कुछ बात करनी है। उनके कहने पर वो वही सोफे पर बैठ गया और नाजिया जी ने उसे चाय निकाल कर दी। सहर जी कुछ सोचने के बाद कहते हैं, वो आज नाजिला रूहान के साथ आ रही है कुछ दिनों के लिए। अदनान जो अभी चाय का पहला घूंट पीने ही वाला था, उनके मुंह से रूहान नाम सुनकर उसके हाथ वही रुक गए और उसके चेहरे के भाव भी बदल गए। यकीनन उसे यह पसंद नहीं आया था, उसके चेहरे पर नागवारी थी और यह बात सबने नोटिस की, पर उसने कुछ नहीं कहा। तो सहर जी आगे कहते हैं, देखो अदनान, तुम समझदार हो और तुम्हें पता है कि अभी हमने खानदान में किसी को भी तुम्हारे और मदीहा की शादी के बारे में नहीं बताया है, इसलिए जितने दिन वो लोग यहाँ रहेंगे इतने दिन मदीहा तुमसे दूर रहेगी और वो सोफिया के कमरे में शिफ्ट होगी। उनकी बात सुनकर अदनान ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव आए। वो चुपचाप अपनी चाय पी रहा था। जमाल जी, हाँ बेटा, वैसे भी बस कुछ दिन की बात है, जब तक वो यहाँ है तब तक ही हमें इस बात को छिपा कर रखना है, क्योंकि तुम्हें पता है उनकी आदत, अगर उन्हें पता चला तो इस अचानक ही हुई शादी का गलत मतलब निकालकर वो पूरे खानदान में रुसवाई कराएंगी। तो जब तक मदीहा का ग्रेजुएशन नहीं हो जाता तब तक किसी को ना पता चले, यही सही है, और फिर बाद में तो हम वलीमा रिसेप्शन करेंगे ही। ऐसे ही बारी बारी सबने उसे समझाया, पर उसने किसी को जवाब देना तो दूर, किसी को नजरें उठाकर देखा तक नहीं। और उसकी इसी खामोशी पर सहर जी चिढ़ते हुए कहती है, कुछ कहोगे भी तुम या बस हम ही तुम्हें समझाते रहे? अदनान अपना खाली चाय का कप ग्लास टेबल पर रखते हुए कहता है, मुझे आप लोगों का कोई फैसला मंजूर नहीं है। वो मेरी बीवी है तो मेरे साथ ही रहेगी, कौन क्या सोचता है क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं किसी को जवाब दे हूँ। उसके जवाब पर सहर जी इस बार जरा सख्त लहजे में कहते हैं, हमें पता है कि वो तुम्हारी बीवी है, पर हम सिर्फ चाहते हैं कि 2-3 दिन के लिए नाटक करना है। मसला क्या है? अदनान अपनी गहरी आवाज में, मसला क्या है यह आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, मेरी बीवी पर अगर किसी ने आंख उठाकर देखी तो मैं भूल जाऊंगा कि वो कौन है और किसका क्या लगता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग उन्हें अपने तरीके से समझा दे। इतना कहकर वो उठने लगता है कि सहर जी गुस्से में कहते हैं, अदनान यह क्या तरीका है? रूहान उसे सिर्फ पसंद करता है और अभी उसे पता नहीं है कि मदीहा की शादी हो गई है। जब पता चल जाएगा तो उसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी, तब तक के लिए थोड़ा सब्र तो कर लो। वो वैसे भी तुम्हारी ही है और रूहान भी कोई ऐरा गेरा नहीं है, तुम्हारा कजिन है। अदनान, पहली बात कि मुझे मंजूर नहीं कि वो किसी के ख्वाबों में भी आए, तो उसकी ख्वाहिश रखना बहुत दूर की बात है, और यह बात आप अपने तरीके से रूहान को समझा दीजिएगा, वरना मैं समझाने पर आया तो आपको शायद तरीका पसंद न आए। और दूसरी बात, मैं किसी चीज का सब्र नहीं कर सकता, मुझे जितना सब्र करना था मैंने कर लिया। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुन वहां से चला जाता है। सहर जी, हाथ है इस लड़के की अपनी मनमानी के अलावा तो उसे कुछ सुना ही नहीं है जैसे। शिफा जी, अब तो बस यही अच्छा होगा कि रूहान मदीहा से दूर रहे और अदनान से भी। वैसे भी अदनान उसे बचपन से चिढ़ाता आ रहा है, कोई नया तमाशा ना हो जाए। जमाल जी, तमाशा तो होगा, भाभी नाजिला इस बार भी जरूर मदीहा का हाथ मांगेगी और हम तो सोच रहे हैं उन्हें सीधा सीधा सच ही बता दें। रुखसार जी, नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो जानते हो नाजिला की आदत, अगर उसे पता चला कि हमने मदीहा का निकाह इतनी जल्दी अदनान से करा दिया और वो भी बिना किसी को बताएं, तो वो जरूर 4 बातें लगाकर पूरे खानदान में उल्टी सीधी बातें फैलाएगी और इस तरह से उसे बता भी नहीं सकते जब तक कि पार्टी में सब कुछ अनाउंस ना कर दे। तो अभी वो आ रही है, जैसा चले चलने दो। उनकी बात सुनकर सभी हामी भरते हैं। इधर अदनान कमरे में वापस आता है
तो मदीहा अभी भी सो रही थी। अब तक 8 बज चुके थे। वो उसके बलग में लेटकर उसे कुछ पल देखता है, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर जगह जगह चूमने लगता है। यह उसकी बचपन से आदत थी। ऐसा कर कर जैसे वो उसे अपना हक जताता था, वहीं उसके ठंडे होंठ महसूस कर कर मदीहा बड़ी मुश्किल से आँख खोलती है और अलसाई आवाज में कहती है, क्या कर रहे हैं? गुदगुदी हो रही है, सोने दीजिए ना। अदनान उसके ऊपर हल्का सा झुककर कहता है, तुम मेरी हो और यह याद रखना, किसी और ने अगर तुम पर नजर डाली तो नजरें नोच लूंगा मैं। उसकी अभी तक हक नहीं था पर अब है मेरे पास, समझी। उसकी इस धमकी पर मदीहा की नींद जैसे गायब हो गई। उसे सुबह सुबह उसके मुंह से ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी और ऊपर से अदनान उससे इस तरह कभी बात नहीं करता था। वो अभी भी उसे हैरानी से देखा रही थी। तभी अदनान उसके ऊपर से उठते हुए कहता है, तुम नहा लो, आज रिजल्ट है ना, मैं चलूंगा साथ, सो बी क्विक एंड गेट रेडी, तब तक मुझे कुछ काम है। बस यह कहकर वो वहां से चला जाता है। और मदीहा को तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर उसे आज अदनान बदला बदला सा जरूर लगा। अदनान की कार यूनिवर्सिटी के बाहर आकर रुकती है। वो पहले खुद उतरता है, फिर पहले मदीहा के लिए दरवाजा खोलता है, फिर सोफिया के लिए, और वो दोनों अंदर रिजल्ट देखने चली जाती हैं। और वो वही कार से टेक लगाए खड़ा हो जाता है। ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट जिन्हें उसने कोनियों तक बोल्ड कर रखा था, हल्के बिखरे बाल, आंखों पर काला चश्मा और पैरों में वाइट स्नीकर्स, सादा से कपड़ों में भी वो इतना हसीन लग रहा था कि उसने सबका ध्यान अपने ऊपर कर लिया। क्या कमाल की शख्सियत थी उसकी। आती जाती लड़की, क्या अंटिया अंकल, लड़के बच्चे सब उसे ही देख रहे थे, पर वो बिना किसी को देखे अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। इधर मदीहा और सोफिया अंदर आए तो नोटिस बोर्ड पर ही रिजल्ट शीट लगी हुई थी। यास्मीन को कुछ काम था तो वो पहले ही रिजल्ट चेक कर कर घर जा चुकी थी और बहुत अच्छे नंबर भी आए थे उसके। नोटिस बोर्ड के पास ही मदीहा के कदम रुक गए तो सोफिया उसे खींचते हुए कहती है, क्या हुआ, चलो भी। मदीहा, तुम जाकर देख आओ ना, मेरा रिजल्ट, मुझे डर लग रहा है। सोफिया, अरे कुछ नहीं होगा, इस दफा तो तुमने इम्तिहान के लिए कितनी मेहनत की थी, मुझे पता है, तुम पास हो गई होगी, जाओ। मदीहा मासूम सा मुंह बनाते हुए, प्लीज ना, देख आओ तुम मेरा भी रिजल्ट। उसके कहने पर सोफिया हार मानकर खुद रिजल्ट देखने चली जाती है और मदीहा बेचैनी से उसका इंतजार करने लगती है। पर जब कुछ देर बाद सोफिया वापस आती हैं तो उसके चेहरे पर काफी हैरानी थी। मदीहा, क्या हुआ, कहीं फेल तो नहीं हो गई मैं? मुझे यूनिवर्सिटी से तो नहीं निकालेंगे ना? सोफिया हैरानी से ही कहती है, तुमने टॉप किया है बेवकूफ लड़की, पूरी 92 CJP बनी है तुम्हारी, मुझे 2% और यास्मीन से 4% ज्यादा परसेंटेज है तुम्हारी। मदीहा चौंकते हुए, क्या सच्ची? यास्मीन खुशी से उसे गले लगाते हुए, मुच्ची। चलो भाई को बताते हैं, बहुत खुश होंगे वो। इतना कहकर वो उससे दूर होती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगती हैं। वो लोग बाहर कार के पास पहुंचते हैं तो जानी पहचानी प्रेजेंस महसूस कर कर अदनान सिर उठाकर देखता है तो मदीहा और सोफिया उसे ही देख रहे थे। और मदीहा के कुछ कहने से पहले ही सोफिया कहती है, भाई आप यकीन नहीं करेंगे, इस बार मदीहा न सिर्फ पास हुई हैं बल्कि 92% आई है, इसकी मुझसे 2% ज्यादा। उसकी बात सुनकर अदनान, जो एक टक मदीहा को ही देख रहा था, वो आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा होता है और आहिस्ता से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहता है, आई हैव सो प्राउड ऑफ यू, कपकेक देखा कहाँ था ना, तुम कर लोगी। उसके इतने प्यार भरे स्पर्श पर मदीहा की आंखें शर्म से झुक जाती है और सोफिया जो उन दोनों को देख रही थी कहती है, वाओ डू क्यूट। उसकी आवाज सुनकर मदीहा जरा झेंप जाती है, पर अदनान अभी भी चिल था। अब भाई वो तो था ही बेशर्म मदीहा की लैंग्वेज में। अदनान, चलो अब वापस जाना है। उसके कहने पर वो दोनों भी जल्दी से गाड़ी में बैठती है और उनकी कार निकल जाती है घर की तरफ। कुछ ही देर में उनकी कार घर के बाहर रुकती है तो मदीहा और सोफिया उतरकर अंदर जाने लगते हैं। अदनान भी उनके पीछे ही था, पर उसका एक इम्पोर्टेंट काम आ गया तो वो खुद बाहर रुककर बात करने का कहकर उन दो को अंदर जाने का इशारा करता है और वो चले भी जाती हैं। करीब 20 मिनट बाद अदनान भी जब अंदर जाता है तो उसके कदम एंट्रेंस पर ही रुक जाते हैं जब उसकी नज़र हॉल में बैठे 2 लोगों पर जाती है और उसका चेहरा गुस्से में बिल्कुल सख्त हो जाता है। अंदर सोफे पर एक औरत बैठी हुई थी, उम्र करीब 40 साल है, नाजिला जी, सहीर जी के चाचा की बेटी, और उन्हीं के बगल में मदीहा बैठी हुई थी और वो उससे मुस्कुराते हुए कुछ बात कर रही थीं।
और जो बात अदनान को खटकी थी वो यह थी कि मदीहा के बगल में बैठा था रूहान। दरअसल नाजिला जी ने ही मदीहा को उनके और रूहान के बगल में बैठाया था। रूहान नाजिला जी का एक रोता बेटा है। उम्र 22 से 23 साल होगी। दिखने में भी वो बड़ा क्यूट टाइप का लड़का था। बचपन से ही मदीहा को पसंद करता था और नाजिला जी भी चाहती थी कि मदीहा का निकाह रूहान से हो जाए ताकि उनकी पकड़ सिद्दीकी हवेली पर कुछ मजबूत हो। नाजिला जी मदीहा के सिर पर हाथ फेरते हुए, माशाल्लाह पिछली बार से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरफ लगती हो। मेरा बस चले तो तुम्हें अभी अपने साथ घर ले जाऊं, वो भी रिश्ता जोड़कर पूरे हक के साथ। उनकी बात सुनकर रूहान हल्का सा मुस्कुराकर अपनी नजरें फेर लेता है, पर मदीहा को उनकी कोई बात समझ नहीं आती। हाँ, बाकी सब उनका इशारा बखूबी समझ गए थे और अदनान तो दरवाजे पर खड़ा था। उसे तो उनकी बात सुनकर इतना गुस्सा आता है कि अभी मदीहा को लेकर चला जाए यहाँ से, पर वो किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल करके उन लोगों के तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही उसे देखकर नाजिला जी खुश होते हुए कहती है, अरे अदनान कैसे हो बेटा। अदनान का मन तो नहीं था उनसे बात करने का, अब भाई मन होगा भी कैसे। यह सामने बैठी औरत उसकी बीवी का रिश्ता लगाने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी वो किसी तरह अपनी तहजीब को याद कर बस उन्हें सलाम कर चुपचाप सहर जी के बगल में बैठ जाता है। पर उसकी नजरें अभी भी एक टक जानलेवा तरीके से रूहान को ही घूर रही थी, जो काफी देर से बस मदीहा को देखे जा रहा था। नाजिला जी मदीहा से, बेटा रूहान को जरा घर दिखा दो। उनकी बात सुनकर मदीहा कुछ कहती उससे पहले ही अदनान अपनी सख्त आवाज में कहता है, रूहान ने घर पहले भी बहुत बार देखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, 1000 दफा आया है वो यहाँ पर। उसकी बात सुनकर नाजिला जी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, बेटा यहाँ बोर हो रहे होंगे बच्चे। अदनान समझ गया था कि वो अब मदीहा को यहाँ एक मिनट भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए खड़े होते हुए उससे कहता है, और तुम कॉफी बनाकर मेरे कमरे में लाओ फास्ट। उसकी बात सुनकर मदीहा उसे देखती हैं। आज वो कुछ पहले वाला अदनान लग रहा था, पर उसे भी यहाँ बैठने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वह भी उठकर जाने वाली होती है कि रूहान उसका हाथ पकड़कर अदनान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, भाई कॉफी कोई और बना देगा ना, वो अभी अभी आई है, हम सब बातें कर रहे हैं। रूहान का ध्यान यह बोलते हुए अदनान पर नहीं था, पर अदनान जरूर अपनी जलती हुई आंखों से उसके हाथ को देख रहा था जिससे उसने मदीहा की कलाई पकड़ी हुई थी, और बाकी घरवाले मन ही मन रूहान की अनजाने में की गई इस बेवकूफ़ी पर उसे कोस रहे थे। सहर जी अदनान के गुस्से से लाल चेहरे को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, कहाँ हम सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, कहीं अदनान को गुस्सा न आ जाए, फिर न जाने यह लड़का क्या करेगा। अदनान गुस्से में आगे आकर मदीहा का हाथ पकड़कर उसे तेजी से अपनी तरफ खींचता है, जिससे रूहान की पकड़ अपने आप ही मदीहा की कलाई से छूट जाती है, और फिर मदीहा के नाजुक अक्स को अपने पीछे छिपाते हुए ठंडी आवाज में रूहान से कहता है, मुझे सिर्फ उसके हाथ की कॉफी पसंद है, इसलिए वो ही बनाएंगी और मेरे बाकी काम भी वो ही करती हैं। वो यह कहकर जैसे रूहान को बता रहा हो कि वो उसकी है, पर अफसोस रूहान शायद अभी यह समझ नहीं पाया था। नाजिला जी हल्का मुस्कुराते हुए, अरे पर बेटा कल को जब यह किसी दूसरे के घर चली जाएगी तब क्या करोगे तुम, ससुराल से बुलाकर लगे उसे कॉफी बनाने के लिए। अदनान उन्हें देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ऐसे कल के बारे में नहीं सोचता जो कभी आने वाला नहीं है। उसकी बात नाजिला जी को समझ तो नहीं आती, पर वह कुछ ज्यादा सोचती हूँ। उससे पहले ही नाजिया जी बात बदलते हुए मदीहा से कहती है, बेटा जाओ तुम अदनान के लिए कॉफी बना दो, उसे काम होगा ना। मदीहा भी उनकी बात सुनकर वहां से चली जाती है और अदनान भी रूहान को एक घूर कर वहां से चला जाता है अपने स्टडी की तरफ। घर वाले भी इतना तो समझ गए थे, जितना हो सके अदनान को रूहान से दूर ही रखना बेहतर है। कुछ देर बाद मदीहा कॉफी लेकर अदनान के स्टडी में जाती है तो वो खिड़की के पास खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था और उसकी पीठ मदीहा की तरफ थी। मदीहा भी कॉफी कप को वही टेबल पर रखकर उसे आवाज लगाने वाली होती है कि उससे पहले ही वह पलटकर उसकी तरफ देखा है और लंबे लंबे कदम लेते हुए उसके पास आकर उसकी कलाई पड़कर वही स्टडी रूम से अटैच्ड बाथरूम की तरफ ले जाता है, और वो भी नासमझी से उसके पीछे खिंची चली जाती है। अदनान उसे बाथरूम में लाकर वॉश बेसिन के पास खड़ा कर नल चालू कर उसके सीधे हाथ की कलाई धोने लगता है।
यह वही हाथ था जो रूहान ने थोड़ी देर पहले पड़ा था। वो बस उसका हाथ धोए जा रहा था, पर इस बीच उसने मदीहा को हर्ट भी नहीं किया। वो बहुत ध्यान से कर रहा था। मदीहा नासमझी में, क्या कर रहे हैं आप, हाथ क्यों धो रहे हैं मेरा डॉट। अदनान उसका कोई जवाब नहीं देता। वो अभी भी उसकी कलाई साफ कर यहाँ था जैसे उस पर कुछ बहुत गंदा लगा हो। अदनान मदीहा के हाथ को बड़े ध्यान से साफ कर रहा था और वो बस उसे नासमझी में देख रही थी। जब कुछ देर बाद वो उसका हाथ छोड़ता है तो मदीहा नासमझी में उसे घूरते हुए कहती है, यह क्या हरकत थी, पागलपन का दौरा आया था आपको डॉट। अदनान, मुझे पसंद नहीं किसी और की छुअन तुम पर समझी, और हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक यह जबरदस्ती के मेहमान घर पर हैं तब तक तुम कमरे के बाहर दुपट्टा सिर पर लेकर रहोगी और ज्यादा संवरने की जरूरत नहीं है, और वो रूहान उससे जितना हो सके दूर रहना, समझी डॉट। मदीहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, और मेहमान है वो हमारे घर पर ऐसे नहीं कहते, और रही बात रूहान भाई की तो मुझे कौन सा उनसे कोई काम है, मैं तो वैसे भी उनसे दूर रहती हूँ। एक तो वो मुझे देखते ऐसे हैं जैसे मैं कोई अजूबा हूँ, ऊपर से उनके बेफजूल के सवालात। अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए, तुम्हें उससे कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब होना चाहिए और किसी के भी नहीं। मदीहा उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। तभी उसे कुछ क्लिक करता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो एकदम चौंकते हुए कहती है, एक मिनट, कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही ना डॉट। अदनान उसकी आंखों में देखते हुए बिना किसी झिझक के, हाँ हो रही हैं, दिल चाह रहा है उस रूहान के बच्चे को कफन पहना कर दफन कर दूं। मदीहा तो उसकी बात सुनकर कुछ कहने की हालत में ही नहीं रही। उसे लगा नहीं था अदनान ऐसे ही मान जाएगा। मदीहा हंसते हुए, मुझे यकीन नहीं हो रहा दी ग्रेट अदनान सिद्दीकी जो सबकी लैम्पलाइट छीन लेते हैं, उन्हें भी किसी से जलन हो सकती है। वाह, इसे तो दी टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर छपना चाहिए। अदनान, हो गया तुम्हारा डॉट। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह उससे दूर रहना, समझी कपकेक डॉट, वरना तुम्हें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उसकी जिंदगी जरूर जहन्नुम बना दूंगा। मदीहा उसके कंधों को पकड़कर हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, आप ज्यादा सोच रहे हैं, मुझे वैसे भी उनसे कोई मतलब नहीं है और वो यहाँ कुछ दिनों के लिए है, तो प्लीज खुद को कंट्रोल कीजिए। अदनान झल्लाते हुए, नहीं होता मुझसे कंट्रोल, कोई देखता है तुम्हें तो लगता है आंखें नोच लो। मदीहा हंसते हुए, आप तो बिल्कुल रोमियो जैसी बातें कर रहे हैं, खैर फिलहाल कॉफी पीजिए और खुद को शांत कीजिए, मुझे कुछ काम है, ओके। इतना कर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और अदनान भी कॉफी पीने लगता है, पर तभी उसकी नज़र मदीहा के फ़ोन पर जाती है जो वो गलती से छोड़ गई थी। यह देखकर वो फ़ोन लेकर उसे वापस देने जाने लगता है। मदीहा स्टडी से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में ही रूहान उसे रोकते हुए मुस्कुरा कर कहता है, कहाँ जा रही हो डॉट। मदीहा, अपने कमरे में, आपको कोई काम था क्या डॉट। रूहान, नहीं नहीं, वो मैं सोच रहा था थोड़ी देर ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना। मदीहा, वो अभी कुछ काम है मुझे, बाद में सब साथ में बैठकर बात करेंगे, अभी तो सोफिया भी किचन में बिजी है और उम्मीद की काउचिंग क्लासेस गई है। इतना कहकर वो उसे एक नज़र मुस्कुराते हुए देखकर जाने लगती है। तभी रूहान उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर वो पहले ही पीछे हो जाती है और जरा सख्त आवाज में कहती है, आप प्लीज मुझे छुआ ना करें, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर रूहान एक मिनट के लिए तो खामोश रह जाता है, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम काफी बदली बदली सी लग रही हो इस बार। मदीहा, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे अब आपको अपने कमरे में जाना चाहिए, आप आराम कीजिए, थक गए होंगे। रूहान, नहीं मैं थका नहीं हूँ, बस सोचा था तुमसे कुछ बातें करूंगा, पर वो अभी इतना ही कह पाया जा कि तभी अदनान वहां आते हुए सख्त नजरों से उसे घूरते हुए कहता है, इतना सोचना अच्छा नहीं है इंसान के लिए। उसे देखकर रूहान जरा सकपका जाता है, पता नहीं क्यों उसे हमेशा से अदनान से एक तरह का डर लगता था। वो उसे जैसे घूरता था ऐसा लगता था कि आंखों से ही क्ल कर देगा। रूहान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, भाई आप यहाँ डॉट। अदनान बिना किसी भाव के, क्यों मैं यहाँ नहीं हो सकता, या तुम चाहते नहीं हो कि मैं यहाँ आऊं डॉट। रूहान, नहीं नहीं भाई, मैं तो बस कपकेक को। वो इतना ही कह पाया था कि अदनान अपनी सख्त आवाज में उससे कहता है, मदीहा नाम है उसका, वही बुलाओ उसे, कपकेक सिर्फ मैं बुलाता हूँ, समझे, ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है।
दरअसल रूहान बचपन से देखता आ रहा था कि अदनान मदीहा को कपकेक बुलाया था तो आज उसने भी बेख्याली में बुला दिया। रूहान कुछ और कहता उससे पहले ही अदनान सख्त लहजे में कहता है, जाओ अपने कमरे में तुम। उसके गुस्से को देखकर वो जल्दी से वहां से चला जाता है। अब भाई उसे मरना थोड़ी ना था। वहां उसे जाता देख अदनान गुस्से में चिढ़कर मदीहा से कहता है, देखा तुमने, अब यह तुम्हें कपकेक बुलाने पर भी उतर आया है। इसकी तो मैं ज़बान ही खींच लूं, हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को कपकेक कहने की। मदीहा उसकी बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए, शांत हो जाइए, मेहमान है हमारे। अदनान, घंटा मेहमान है, मैं बता रहा हूँ। अगर यह ऐसे ही तुम्हारे पास आया ना तो इस घर में तो 2 पैरों से आया है, यहाँ से सीधा 4 कंधों पर जाएगा। उसके गुस्से को देखते हुए मदीहा एकदम से उसके गले लग जाती है और अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी पीठ सहलाते हुए कहती हैं, शांत हो जाइए, वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तो नहीं की ना। देखे आप गुस्सा करते हुए, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और मैंने तो उनसे कहा भी कि मुझे आइंदा छुए ना। अदनान उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, और ऐसा क्यों कहा तुमने? मदीहा, पता नहीं क्यों मुझे खुद नहीं पसंद आया उनका छूना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत इरादे से छुआ था, बस मुझे लगा जैसे यह गलत है। और फिर जब मेरे शौहर को नहीं पसंद कि मैं उनसे बात करूं तो मैं नहीं करूंगी, पर हाँ, वो हमारे मेहमान है, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा ना। अदनान, और तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं टॉक्सिक हस्बैंड की तरफ बिहेव कर रहा हूं? मदीहा उसके सीने से सिर निकालकर हल्का मुस्कुराते हुए, मैं समझती हूँ आपको, अब कोई आपसे चेप होने की कोशिश करेगा तो उसकी टांगें ना तोड़ दूं मैं, तो आपको भी बुला लगना जायज़ है। आप तो ऊपर से इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, इसलिए मुझे पता है आप भूल रहे हैं, मैं रोमांटिक किताबें पढ़ती हूँ। अदनान हल्का मुस्कुराते हुए, अरे वाह, दिमाग भी है तुम्हारे पास। मदीहा चिढ़कर, देखो आप ऐसे ही बात करते हो, मैं कितने अच्छे से बात कर रही थी, चंगेज खान कहीं के। अदनान हल्का सा झुककर उसका माथा चूमकर, क्या हो तुम कपकेक? बिल्कुल यूनिक, बोले तो एकदम एंटिक पीस, एकदम झक्कास। मदीहा, आप भी तो एकदम बवाल हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट करना तो बनता है। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा देता है। वो दोनों आंखों में मोहब्बत लिए एक दूसरे को देख रहे थे। फर्क इतना था कि एक ने इजहार कर दिया था और एक का अभी बाकी था। मदीहा अदनान को ही देख रही थी कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियां चढ़ती हुई नाजीला जी पर जाती है और वो एकदम से अदनान को खुद से दूर करने के लिए धक्का मार देती है। अदनान संभाल नहीं पाता और 2-3 कदम पीछे हो जाता है, पर वो कुछ पूछता उससे पहले ही नाजीला जी वहां आ जाती है और वो सब समझ जाता है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, बेटा कम था जो अब यह भी आ गई। नाजीला जी, अरे बेटा मदीहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, चलो नीचे, तुम सब के लिए तोहफे लाई हूँ, और अदनान तुम भी आओ बेटा। उनकी बात सुनकर मदीहा मुस्कुराते हुए उनके साथ जाने लगती है। अदनान जाना तो नहीं चाहता था, पर अब अपनी बीवी को उनके साथ अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे भी जाना पड़ता है। सब लोग हॉल में बैठे थे और नाजिला जी सबको उनके तोहफे दे रही थी। तभी वो एक खूबसूरत सा लेमन कलर का सूट निकालकर मदीहा को देते हुए कहती है, यह लो बेटा, यह तुम्हारे लिए, यह कलर रूहान को बहुत पसंद है, तुम पर अच्छा भी लगेगा। मदीहा यह सुनकर सीधा अदनान की तरफ देखती है, जो जानलेवा नजरों से उस सूट को ही देख रहा था। तभी नाजिला जी अदनान को देखकर पूछती है, अच्छा लग रहा है ना बेटा? अदनान अपनी सख्त आवाज में, यह कलर बिल्कुल अच्छा नहीं है और कपकेक पर अच्छा भी नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर सब एकदम चुप हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वही मदीहा बात संभालते हुए कहती है, बहुत प्यारा है फुप्पी, यह तो मजाक करते हैं। नाजिया जी, चलिए अब डिनर का वक्त हो रहा है, बातें बहुत हो गई है। उनकी बात सुनकर सब डिनर के लिए चले जाते हैं। डिनर टेबल पर मदीहा अदनान की टेबल के पास जाकर बैठने वाली होती है, पर उससे पहले ही नाजीला जी उसे रोकते हुए कहती है, अरे बेटा तुम यहाँ बैठो ना, मेरे पास वहाँ तो रोज ही बैठती हो, हम तो कितने दिनों बाद आए हैं ना, हमसे भी कुछ बातें करो। इतना कहकर वो उसे अपने और रूहान के बीच बैठा लेती हैं। इस बीच मदीहा की नजरें सिर्फ अदनान पर थी। उसे पता था कि वो बस अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अगर वो फटा फिर तो यहाँ पर तमाशा ही होगा। अदनान का दिल तो चाह रहा था कि अभी मदीहा को ले और यहाँ से निकल जाए सीधा,
पर अफसोस वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरन अपनी चेयर पर बैठकर किसी तरह निवाला अपने हलक से नीचे उतार रहा था, क्योंकि यहाँ से उठकर गया तो पता नहीं क्या ही होगा। रुखसार जी, कल हम सबको सुबह ही निकलना है। कुरैशी साहब की बेटी का वलीमा है, उन्होंने बुलाया है। यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा, तो कल सुबह ही निकल लेंगे। और नाजिला, तुम भी अपना सामान सारा देख लेना। दरअसल सब लोगों को एक बहुत क्लोज रिलेटिव के यहाँ जाना था। नाजिला जी भी इसी फंक्शन के लिए यहाँ आई थी और सारी फैमिली कल जाने वाली थी। ऐसे ही बातों के बीच सब अपना अपना डिनर करते हैं, फिर एक थकान भरा दिन होने के कारण अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। मदीहा और सोफिया दोनों मिलकर किचन समेटती है, फिर वो भी अपने अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मदीहा जैसे ही कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर कर पलटती है, अदनान से टकरा जाती है, वो उसके बिल्कुल पीछे जो खड़ा था। मदीहा, यह क्या हरकत है, अभी गिर जाती मैं। अदनान उसके पास आते हुए मुस्कुराकर, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें गिरने देता। इतना कहकर वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो फिक्र के साथ पूछता है, कपकेक, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? तुम्हारी बॉडी गर्म क्यों हो रही है, बुखार है तुम्हें? मदीहा, अरे कुछ नहीं, बस आज का दिन बहुत हेक्टिक था ना, इसलिए जरा हरारत है। आप फिक्र ना करें, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वो फौरन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड की तरह ले जाते हुए कहता है, मैं ना अम्मी को बुलाता हूँ, तुम्हारी नज़र उतार देंगी, आज बहुत लोगों ने देखा है तुम्हें। यह कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा था, वो यह जरूर रूहान के लिए कह रहा था और मदीहा बहुत अच्छे से समझ भी रही थी। इतना कहते हुए वो उसे बेड के पास लाकर अच्छे से लेटा देता है। मदीहा मुस्कुराते हुए, मुझे पता नहीं था आप इतने क्यूट भी है। अदनान उसे ब्लैंकेट के अच्छे से कवर करते हुए, तुम्हें वैल्यू कहाँ है मेरी, वरना अदनान सिद्दीकी तो कोहिनूर हैं। मदीहा, ओह रियली, पर उसे तो इंग्लैंड की क्वीन चुरा कर ले गई थी ना। अदनान, पहली बात उसे ब्रिटिशर्स लेकर गए थे और दूसरी बात उसका पता नहीं, पर मैं तो अपनी क्वीन के पास ही हूँ। इतना कहकर वो सारी लाइट्स बंद करता है और खुद मदीहा के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपने हाथों से उसके हाथों को रब करने लगता है। मदीहा भी प्यार से उसे ही देख रही थी, अब उसे भी आदत हो चुकी थी अदनान की, उसकी केयर की, उसकी मोहब्बत की। मदीहा, कुछ पूछूं आपसे? अदनान उसके हाथों को रब करते हुए ही बिना उसकी तरफ देखे, हाँ। मदीहा, आपको मुझसे मोहब्बत क्यों है? मैं तो शायद आपने काबिल भी नहीं हूँ, आप बेहतरीन है और मैं बेवकूफ़, और सबसे बड़ी बात मैं तो आपको कुछ दे भी नहीं पाती। फिर क्यों करते हैं मुझसे मोहब्बत? उसके सवाल पर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, जब तुम चाची के पेट में थी तब मैं हमेशा घंटों उनके पास बैठा रहता था, क्योंकि मुझे पता था जो अंदर है ना वो मेरी है और उसकी हिफाजत मुझे करनी है। यह मोहब्बत कोई आज या कल की नहीं है, यह तक की है जब तुम इस दुनिया में आई तक नहीं थी। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि मदीहा अदनान सिद्दीकी के अलावा मेरे पास क्या है, तो मैं शायद उसे जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं। फिर थोड़ा रुक कर, पहले लगता था कि तुमसे प्यार करता हूँ, फिर समझ आया कि वो प्यार नहीं है, मोहब्बत है, और अब लगता है कि वो मोहब्बत भी नहीं है, बल्कि इंतजार की आग में जलकर अब वो इश्क बन चुकी है। तुम मेरी जिंदगी का वो सूरज हो जिसके बगैर मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है, और तुम्हें पता है इस कायनात में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हारी तुलना कर सकूं। यह चांद, तारे, फूल, झरने, नदियां, सूरज, पहाड़, सब एक तरफ और तुम दूसरी तरफ। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है और तुम्हें लगता है कि तुम बेवकूफ हो, पर काश मैं तुम्हें शब्दों में बता पाता कितनी अनमोल हो तुम। पर अफसोस ऐसे शब्द बने ही नहीं हैं जिनमें मदीहा अदनान सिद्दीकी की तारीफ की जा सके। और हाँ, मैं बेहतरीन हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो, तुम मुझे बेहतरीन बनाती हो। अगर तुम नहीं होगी तो मैं सिर्फ एक सफ़ेद खाली कागज के कुछ नहीं हूँ। तुम मुझ में रंग भरती हो, मेरे लिए तुम ही मेरी जन्नत हो। मदीहा नम आंखों से उसकी बातें सुन रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई किसी से इतनी भी मोहब्बत कैसे कर सकता है। वो कुछ सोचते हुए बेख्याली में कहती है,
अदनान जी, मैं आपको आज खुद पर सारे हक देती हूँ। मैं आपको अपनी रजा से और अपनी खुशी से अपना शौहर कबूल करती हूँ। यह रिश्ता जब जुड़ा था तब मैं खुश नहीं थी, पर अब मैं खुश हूँ। आपसे बेहतर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। अगर मैं ट्यूबलाइट लेकर भी ढूंढूंगी तो कोई नहीं मिलेगा जो मेरे नखरे इतने हक के साथ उठा सकें, जो मुझसे इतनी मोहब्बत कर सके। इतना कहकर वो हल्का सा ऊपर होकर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर उसके माथे को चूम लेती है और अदनान की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। उसके बाद कोई कुछ नहीं कहता। अदनान मदीहा को कसकर अपनी बाहों में छुपा लेता है और कुछ देर में वो दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं।